Good morning students. Today we are going to start with the next topic of wave optics. Wave optics में अब तक हमने जो पढ़ा है that is Huygens principle and on the basis of Huygens principle how reflection and refraction takes place. Now next is very important article, rather very important article, that is interference of light. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमें मिलता कैसे है. तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे कोहेरेंट सोर्सेज. व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज and how coherent sources are applicable for the interference of light. Coherent sources क्या होते हैं? ऐसे sources जिनसे जो हमें लाइट मिलती है same wavelength, same frequency and having the same phase difference, इसको हम coherent sources कहते हैं. ऐसे सोर्सेज जिससे हमें सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज मिले, ऐसे सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं. तो कोहेरेंट सोर्सेज की इतनी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट. टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज can never be a coherent sources. क्योंकि अगर sources independent होंगे तो उनके ये पैरामीटर्स सेम नहीं हो सकते. क्योंकि लाइट कब एमिट होती है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटिंग स्टेट में जाके डी एक्साइट होता है, लोअर ऑर्बिट में आता है. लेकिन अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, सपोज देयर आर टू सोर्सेज, ठीक है, दो एटम अलग अलग हैं, इसके मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब एक्साइट और कब डी एक्साइट हो, और इसके मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब एक्साइट हो कब डी एक्साइट हो, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू कंट्रोल. इसलिए दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते. तो कोहेरेंट सोर्सेज हमें कैसे मिलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज मिलते हैं हमें या रिफ्लेक्शन से या रिफ्रैक्शन से, या एक ही सोर्स के आगे आप दो स्लिट्स लगा दो. इससे क्या होगा? जो चेंजेस सोर्स में होंगे हमें इमीडिएट वो चेंजेस जो है वो इन स्लिट्स में मिलेंगे. तो whatever be changes in the main source, the same changes you observe in both the slits. इसलिए इन सोर्सेज को हम कोहेरेंट सोर्सेज कह सकते हैं. तो कोहेरेंट सोर्सेज, दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकते. हमें एक ही सोर्स से दो सोर्सेज बनाने पड़ेंगे. कहते अगर हम सोर्सेज को इंडिपेंडेंट ना बना के किसी एक ही सोर्स से दो सोर्स बनाए, तब भी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए कोहेरेंट सोर्सेज के लिए? देखिए, फर्स्ट कंडीशन, कोहेरेंट सोर्सेज जो है दे शुड बी मोनोक्रोमेटिक. कोहेरेंट सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक. ठीक है, पहला है दे शुड बी मोनोक्रोमेटिक. कोहेरेंट सोर्सेज शुड बी मोनोक्रोमेटिक. सेकेंड लिखिए, देयर शुड बी constant or small phase difference. There should be constant or small phase difference between the two sources. ठीक है. Third is they should be obtained from the say some device. They should be obtained from the single source. They should be obtained from the single source. तो ये तीन कंडीशंस जो है
कौन कौन सी? पहली मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, सिंगल वेवलेंथ, सेम फेज डिफरेंस होना चाहिए और सिंगल सोर्स से ऑब्टेन होने चाहिए। तो जो भी आपकी इंटरफेरेंस की कंडीशन है वो हमारी सेम कोहेरेंट सोर्स से ही मिलेगी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है और हम यंग्स डबल स्लिट से इंटरफेरेंस को कैसे हमें मिलता है? पहले डेफिनेशन लिखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इन अ मीडियम on account of superposition of light from two coherent sources is known as interference of light। तो इसमें आप क्या करोगे? आपके पास एक ये सेटअप है, सेटअप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम फिजिकली देख सकते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है और वो कैसे हमें मिलता है। एक ये सोर्स है बेटा, इस सोर्स के आगे हमने एक इस तरह का अरेंजमेंट बनाया कि हमारे पास दो स्लिट्स आ जाएं, ठीक है। इस स्लिट की विड्थ W1 है और इस स्लिट की विड्थ W2 है। अब जब लाइट हमने +1 में भी पढ़ा था, लाइट इस सोर्स से एमिट होगी तो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। हमने पढ़ा हुआ है क्रस्ट इज डिनोटेड बाय सॉलिड लाइन and trough is denoted by dotted line। तो क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में इस तरह ये वेव पैटर्न बढ़ेगा। आगे दो स्लिट्स आ गई, दोनों स्लिट से क्रस्ट और ट्रफ फिर बाहर आने शुरू हो जाएंगे। सुपरपोजिशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। तो ये सेम मीडियम है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम टू सोर्सेज, तो दोनों सोर्सेज की लाइट सुपर इम्पोज हो जाएगी और क्या होगा? हमें नया पैटर्न मिल जाएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट का मतलब है कहीं पे तो लाइट का डार्क बैंड होगा और वो डार्क बैंड की लाइट कहीं पे जाके डबल ब्राइट हो जाएगी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट, इसलिए हम कहते हैं इंटरफेरेंस ऑपोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि एक जगह की लाइट अगर कहीं पे कम हो रही है, दूसरी जगह उतनी ही लाइट बढ़ रही है। तो अब आप इस बीच वाले इस बिल्कुल सेंट्रल स्क्रीन को देखो, यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ पे डल रहा है, क्रस्ट पे डल रहा है, ट्रफ पे डल रहा है। तो जब क्रस्ट पे और ट्रफ पे डलता है तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है नई वेव डबल एम्पलीट्यूड की हो जाती है। तो यहाँ पे इस तरह का ब्राइट बैंड बन जाता है। यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन ब्राइट डार्क, इस तरह के बैंड्स आपको नजर आते हैं। अब आप इस पॉइंट पे आ जाओ, जिस इन पॉइंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं, क्रस्ट ट्रफ, जब क्रस्ट ट्रफ के साथ कंबाइन होता है तो बेटा यहाँ पे इस तरह की डार्क बैंड मिलता है, ब्राइट डार्क। दिस रीअरेंजमेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज इंटरफेरेंस, जहाँ पे अल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क बैंड मिलते हैं। अल्टरनेटिवली ब्राइट एंड डार्क बैंड मिलते हैं, इस तरह की रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम इंटरफेरेंस कहते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है ब्राइट बैंड, डिस्ट्रक्टिव का मतलब है डार्क बैंड। तो ब्राइट बैंड का मतलब है when crust of one wave falls on the crust of the other wave, it is known as bright band। Is it clear? So this is what is interference and how coherent sources are required for interference। अगर ये sources coherent नहीं है तो क्या होगा? तो आपकी दोनों waves में वेव
अपोजिट फेज डिफरेंस आ गया, इसका मैक्सिमम। तो आपके पास एग्जैक्टली डार्क और एग्जैक्टली मतलब यू आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क बैंड, डल ब्राइट डल डार्क। तो अगर आपका एक ही सोर्स से दोनों सोर्स बेटा मिलेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये था आपका इंटरफेरेंस क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड आपका क्या है कि यंग डबल स्लिट में स्क्रीन पे हमें बताया कि हमें किस तरह के बैंड्स मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, दो क्वेश्चन है बेटा जो इसमें बोर्ड एग्जाम में आते हैं। पहला, फाइंड द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। दोनों ही आर्टिकल आपके मैथमेटिकल हैं, बोथ द आर्टिकल्स आर मैथमेटिकल। ठीक है, तो आपको फर्स्ट ग्रुप में आपको करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन आता है, फाइंड द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Find the condition for constructive and destructive interference. आप कहोगे, let there are two waves. Y1 is A sin omega t and Y2 is B sin omega t plus phi. मतलब क्या है? Phi is the phase difference between two waves. जब ये दो वेव्स सेम मीडियम में चलेंगी, these waves are combined to give a new waveform. A sin omega t, B sin omega t plus phi. Sin A cos B plus cos A sin B. तो आपके पास बेटा y आ जाएगा A sin omega t plus B sin A cos B plus cos A sin B। ठीक है भाई, तो sin ओमेगा t sin ओमेगा t ऐड कर दो, A sin ओमेगा t कॉमन बेटा, A sin ओमेगा t कॉमन, A प्लस B cos phi। ठीक है भाई, और दूसरा आ जाएगा प्लस B cos ओमेगा t sin phi। ठीक है, आपको क्या मानना है? A प्लस B cos phi को मानो R cos थीटा और B sin phi को मानो R sin थीटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? आपके पास मैथमेटिकली है बेटा, कोई ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा t कॉस थीटा प्लस r साइन थीटा कॉस ओमेगा t। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ गया r साइन ओमेगा t प्लस थीटा। ये आपके पास आ गई नई वेव की इक्वेशन। अब आप क्या करोगे? r की वैल्यू निकालोगे, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज
प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाई होल स्क्वायर। ये आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर की जगह आप रूट ये भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। ठीक है, अब आप इसको इंटेंसिटी की टर्म्स में रखोगे। इंटेंसिटी होती है बेटा के ए स्क्वायर एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। I2 आ जाएगा बेटा के बी स्क्वायर। ठीक है, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR इज के आर स्क्वायर। पुट द वैल्यूज, आपके पास आ जाएगा IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos ऑफ फाई। ये रिलेशन इंटेंसिटी की टर्म्स में है बेटा, और ये रिलेशन एम्पलीट्यूड की टर्म्स में है। ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब है आपके पास हाउ टू फाइंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा? जब cos फाई 1 होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपको इसकी कंडीशन निकालनी है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब है बेटा cos फाई इज 1। ठीक है, और इसके प्लस माइनस 1, तो फाई कितना होगा? 0, 2 पाई 4 पाई। ठीक है भाई, और आपके पास फाई आ गया 2n पाई। एक रिलेशन याद करो, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, मैंने आपको याद कराया हुआ है +1 में, पाथ डिफरेंस इज लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। तो x जब आप वैल्यू रखोगे n लैम्डा, दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी तरह बेटे आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन निकालोगे। फाई इज पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऑड इंटीजर्स। तो फाई क्या आ गया? 2n माइनस 1 पाई बाय 2। ठीक है भाई, 2n माइनस 1 इंटू पाई। तो आपके पास आ गया x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई 2n माइनस 1 इंटू पाई। फाई की वैल्यू रख दो, तो ये आपके पास आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का मतलब है cos फाई इज +1, तो r आ गया a प्लस बी। मिनिमम का मतलब है cos फाई इज -1, r आ गया a माइनस बी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी, ये न्यूमेरिकल में कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। एम्पलीट्यूड होता है, इंटेंसिटी होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल। ठीक है, और I1 अपॉन I2 क्या होगा बेटा? a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल्स के लिए हम बार बार इन रिलेशंस का यूज करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है बेटा? डार्क बैंड x इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। अब आपका नेक्स्ट आर्टिकल, वन मोर रिलेशन इज, ये आपको याद करना है बेटा, इट इज इक्वल टू W1 by W2, the only relation which relate intensity, amplitude and width of the slit। यंग डबल स्लिट में हमने माना था W1 and W2 are the width of the slits। Is it clear? अब आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। नेक्स्ट इज बेटा, हाउ टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ये भी मैथमेटिकली है, यू आर टू मैनिपुलेट द कैलकुलेशंस टू फाइंड द रिजल्ट। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, ये आपके पास सोर्स है, दो स्लिट्स ले ली, ये स्लिट का सेंटर है, ये ये स्क्रीन का सेंटर है, ये इस स्लिट का F, ये टोटल गैप D है बेटा, दोनों स्लिट्स के बीच में स्मॉल d है, और ये P पॉइंट है जहाँ पे आपको निकालना है कि आपकी बैंड कितना चौड़ा बनेगा, जो ब्राइट बैंड या डार्क बैंड बनेंगे वो कितनी उनकी विड्थ होगी। समझ आ गई? तो अगेन अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, ये सोर्स है आपका। ठीक है, अब आपको ये देखना है P पॉइंट पे ब्राइट बैंड बनेगा या डार्क बैंड बनेगा, दो ही पॉसिबल है। ब्राइट या डार्क बैंड किस बात पे डिपेंड करेगा? एक वेव बेटा यहाँ से आ रही है, एक वेव यहाँ से। ये वेव जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है A से P, और ये वेव डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है P से P। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा डिस्टेंस है, ये कम, तो आपका जो डिपेंड करेगा दैट इज पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस होगा हमें फेज डिफरेंस पता लग जाएगा, क्योंकि रिलेशन हमें पता है। पाथ डिफरेंस आ गया BP माइनस AP, हमें DP निकालना है। BP जो होगा इस ट्राइंगल में FP² प्लस BF² की रूट वैल्यूज रख दो। आपका BF² D² प्लस ये डिस्टेंस कितना है x में D/2 ऐड कर दो, x प्लस D/2 का स्क्वायर की पावर हाफ। एक मैं आपको बोलना सिखा दूंगी, आपने बिल्कुल उसी तरह करना है। यहाँ से बेटा आप D² कॉमन ले लो, हाफ पावर है, मैथ्स ही है सिंपल, 1 प्लस x प्लस D/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय D² की पावर 1/2। ठीक है बेटा, ये आपके पास BP आ गया। बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, D1 प्लस ये हाफ आगे x प्लस D/2 का स्क्वायर D² की पावर हाफ यहाँ। जैसे हमने BP निकाला बेटा, सेम तरीके से हम AP निकालेंगे। तो AP क्या आएगा बेटा? D1 प्लस हाफ x माइनस D/2 का स्क्वायर अपॉन D²। सेम आ जाएगा ना, क्योंकि अगर हम AP निकालेंगे तो बेटा हमें ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, तो D² प्लस D² x में से अगर हम D/2 घटा दें तो x माइनस D/2 आ जाएगा। अब हमें BP भी पता लग गया और AP भी
जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से ये, तो आपके पास आ जाएगा एक्स डी बाई डी। सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा एक्स डी बाई डी। ठीक है, डायरेक्ट जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस इज द पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब हम कहते हैं या तो ब्राइट बैंड बनेगा या डार्क बैंड। अगर आपका ब्राइट बैंड बनता है तो बेटा क्या होगा, एक्स डी बाई डी अभी हमने प्रूव किया था एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, तो आपके पास आ गया एक्स एन लैम्डा डी बाई डी। अगर आपका डार्क बैंड बनेगा तो एक्स डी बाई डी किसके बराबर होना चाहिए, पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 2, तो 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। ये आ गया आपका डार्क बैंड। ठीक है, ब्राइट बैंड और डार्क बैंड। अगर हमारे पास देखो पहला ब्राइट बैंड है, फिर डार्क बैंड है, फिर ब्राइट बैंड है, तो अगर हम पहले ब्राइट बैंड और थर्ड ब्राइट बैंड को घटा दें तो आपके पास सेंटर ऑफ विड्थ ऑफ डार्क बैंड आएगी। ये ब्राइट हो गया, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। तो अगर हम दो ब्राइट बैंड की पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, एक्स आ गया ना, तो आपके पास डार्क बैंड की विड्थ आ जाएगी। सेंट्रल फर्स्ट ब्राइट बैंड लैम्डा डी बाई डी, थर्ड ब्राइट बैंड लैम्डा फर्स्ट ब्राइट बैंड, सेकेंड ब्राइट बैंड 2 लैम्डा डी बाई डी। तो ये फर्स्ट ब्राइट बैंड, सेकेंड ब्राइट बैंड, इसमें से ये घटा दो, बीटा आ जाएगा विड्थ ऑफ डार्क बैंड लैम्डा डी बाई डी। इसी तरह आपकी पोजीशंस आएंगी डार्क बैंड की। फर्स्ट आएगा 1 रखो लैम्डा डी बाई 2d, सेकेंड आएगा 4 3 लैम्डा डी बाई 2d। अगर हम सेकेंड डार्क बैंड में से फर्स्ट डार्क बैंड घटा दें तो विड्थ ऑफ द ब्राइट बैंड आ जाएगी। चाहे आपकी डार्क बैंड की विड्थ आए, चाहे आपकी ब्राइट बैंड की विड्थ आए, दोनों ही विड्थ इक्वल है। इसका मतलब इंटरफेरेंस में क्या होता है, ऑल द बैंड्स आर ऑफ इक्वल वेट। ठीक है, एंड ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। अगर हम इंटरफेरेंस पैटर्न बनाए तो कुछ ऐसा बनता है, डार्क बिल्कुल इक्वल विड्थ एंड सेम पैटर्न, बिल्कुल इस तरह। कई बार ये क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो आपको इस तरह का पैटर्न बनाना है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरफेरेंस क्या होता है, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, हाउ यू फाइंड द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। So this was all about the interference. Now we'll start with the diffraction in the next lecture. God bless you, beta. Have a nice day.